बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आगे चलना है। हम इससे पहले मैट्रिसेस को डिफ़ाइन कर चुके हैं और मैट्रिसेस के अंदर हमने देखा था कि एडिशन का प्रोसीजर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन को भी कल हमने किसी हद तक डिस्कस किया था। आज हम इसी को फर्दर जो है आगे लेकर चल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन से आज के हमारे लेक्चर का आगाज़ होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या था जी हमारे पास? हमने कहा कि नॉर्मली हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, आर सी पहले मैट्रिक्स का, आर सी दूसरे मैट्रिक्स का, और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये मैट्रिक्स के कन्फर्मेटिव टेस्ट के ऊपर पूरा उतर है। और फिर करेंगे क्या, फिर हम फर्स्ट मैट्रिक की रो को सेकंड मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स लेते हुए चलेंगे। इस बात को हमने समझने के लिए इस तरह से कलर्स की जो है हेल्प भी ली थी। ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, ये मेरा सेकंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है इसलिए मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई करना कैसे है, पहले मैट्रिक की रो को दूसरे मैट्रिक के कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये पहली डिजिट बन रही थी, ये पहला एलिमेंट बन रहा था आंसर वाले मैट्रिक का। फिर इसी तरह से हमने देखा था, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को इसकी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसी तरह जैसे हम आगे चलते जाएंगे, अगर मैं इसकी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये डिजिट कहाँ जाएगी, असल में ये उस जगह पोस्ट होगी, यहां से मैंने रो नंबर लेना है, रो नंबर 2, यहां से मैंने कॉलम नंबर लेना है 1, इसका मतलब है इसे 2 1 पर पोस्ट होना है। ऐसे हम इसको लेकर साथ बेसिकली चल रहे थे। तो सिमिलरली हम आगे चलते हैं। इस सारी बात को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था गुज़िश्ता कल के लेक्चर में। फिर इस तरह से हमने कलर्स की मदद से इसको देखा था, फिर फर्दर हमने सिंगल उसको देखा, ऐसे चलते चलते हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। तो आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस परफॉर्म कर लेते हैं एक मरतबा। लाइक ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये कोई एक दूसरा मैट्रिक्स है, वी कैन से ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। And if we want to calculate A into B, we want to calculate A into B, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमें जो इसमें से अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स है। जिसको पहले लिख रहे हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जिसको बाद में लिखेंगे वो हमारा सेकंड मैट्रिक कहलाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक का हम आर सी कंफर्मेटिव टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या है, 3×3। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3×2। सो यू कैन से कि ये दो क्योंकि इक्वल हैं इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कंफर्मेटिव टेस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, उसके लिए हमने देखा था कि कैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी एक रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलेंगे। इसको भी हमने कल सॉल्व किया था, मैं रिकैप के लिए आपसे कर रहा हूं। आज हम एक नया क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने के लिए चलते हैं। देखिए जी, हमारे पास 6 मैट्रिक्स आ रहे हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, सी, डी, ई, एफ। देयर आर मल्टीपल मैट्रिसेस। हम इसके ऊपर अपना थोड़ा सा जितना अभी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा है उस सारे को थोड़ा सा रिकैप भी कर सकते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ही बात करते हैं।
हमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, क्या क्या इनमें से हो सकता है। कैन वी कैलकुलेट ए मल्टीप्लाइड बाय डी, कैन वी कैलकुलेट ए मल्टीप्लाइड बाय डी। तो क्या करना है हमें, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखिए, मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए इसका ऑर्डर है 3/3 और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर क्या है 3/3, बिकॉज इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर हैं, इसका मतलब है A इंटू डी इज पॉसिबल। कंफर्मेटिव टेस्ट से अगर हम देखें तो A इंटू डी इज पॉसिबल। नाउ D इंटू बी, अब यहां हमें गौर करना है। नाउ D इज माई फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B इज माई सेकेंड मैट्रिक्स, तो D का ऑर्डर मेरे पास है 3/3 एंड B का ऑर्डर क्या है R C, रोज कितनी है 3 इंटू 2, इसका मतलब है D का ऑर्डर क्या है 3/3 इज इक्वल टू 3/2, इट मीन्स ये भी पॉसिबल है, D इंटू बी इज पॉसिबल, क्योंकि इसका कंफर्मेटिव टेस्ट भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। E इंटू ए, ई का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज हैं 3 इंटू 1 R इंटू सी। ई पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। नाउ 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/3 बिकॉज ए का ऑर्डर क्या है 3/3। नाउ इधर तवज्जो कीजिए, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है E इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। कंफर्मेटिव टेस्ट पर यह पूरा नहीं उतरता, बिकॉज जो पहले मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है, वेयर जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज 3 है, ये बराबर नहीं है। यही हमने बुनियादी उसूल देखा था कि जब हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है, यही हमारा फंडामेंटल बुनियादी उसूल यही था। इसका मतलब है E इंटू ए पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है। फिर B इंटू ई, बी का ऑर्डर 3/2, E का ऑर्डर 3/1, क्या ये पॉसिबल है, नो, ये भी पॉसिबल नहीं है। B इंटू ई भी पॉसिबल नहीं है। E का ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 1 कॉलम, B का ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 2 कॉलम, नॉट बी मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई बात? फिर देख लें B का ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 2 R C। E का रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1, सो इट कुड नॉट बी कैलकुलेटेड। सिमिलरली आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसको एक मरतबा अच्छी तरह से समझ जाएं सारे प्रोसेस को, C इंटू एफ को कैलकुलेट कीजिए जी। C का ऑर्डर क्या है R इंटू सी, रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितना है 1, 3 इंटू 1, एंड व्हाट अबाउट F 1 2 3 इंटू 2। अब हमें निकालना क्या है, C और F को। C पहले 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, कुड नॉट बी पॉसिबल, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। A इंटू एफ, A का ऑर्डर क्या है 3/3,
इज इक्वल टू एफ का ऑर्डर क्या है 3/2, 3/2। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे हम कंफर्मेटिव टेस्ट की प्रैक्टिस करें। क्या कंफर्मेटिव टेस्ट है? क्या कंफर्मेटिव? C इंटू डी, C इंटू डी। C का ऑर्डर क्या है 3/1, D का ऑर्डर क्या है 3/3। नहीं कैलकुलेट हो सकता। क्लियर हो गई बात जी? C इंटू E, C इंटू ई। C का ऑर्डर क्या है 3/1, E का ऑर्डर क्या है 3/1। कैलकुलेट हो सकता है? नहीं हो सकता। कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो समटाइम एग्जामिनर आपसे यही बात कर रहा होता है, बतलाइए जी क्या ये कैलकुलेट हो सकते हैं, क्या ये वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है। तो हमें बेसिकली उस सूरत में कंफर्मेटिव टेस्ट जैसे ही क्लियर होगा, जितना क्लियर होगा उतना बेटर आंसर हमारा आता चला जाएगा। जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना बेटर आंसर आता चला जाएगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए कि यहीं पर रुककर इन सबको मल्टीप्लिकेशन के एंगल से तो हमने देख लिया, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के एंगल से तो हमने देख लिया, अब एडिशन के एंगल से भी देख लें ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्या A प्लस D मुमकिन है? तो अब क्या देखना है? ऑब्वियसली मुझे सेम ऑर्डर A एंड D, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। यस, एडिशन इज पॉसिबल। D इंटू B, B का ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 इंटू 2, और इसका ऑर्डर क्या है ये, नहीं पॉसिबल। एडिशन इन दोनों की पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी सी एडिशन की, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कंफर्मेटिव टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो हमें क्लियर हो गया है। और एग्जामिनर सम टाइम, क्योंकि एमसीक्यूज बेस आपका सारा टेस्टिंग सिस्टम है, इन छोटी छोटी बातों से भी एग्जामिनर आपसे बात पूछ रहा होता है। आगे चलते हैं जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए किसी एक क्वेश्चन को लेकर हम जरा उसको डिटेल में सॉल्व भी करते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं जी, अगर हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं A और D, और एग्जामिनर हमें कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट A मल्टीप्लाइड बाय D, तो क्या होगा? यहां हमें अपने उसी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू मल्टीप्लाई। हमने समझा था कि सबसे पहला काम क्या जी, ऑर्डर लगाकर देख लें 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, क्योंकि ये दो बराबर हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है। कंफर्मेटिव टेस्ट हमारा क्लियर हो गया। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, उसके लिए हमने सीखा था, वो कलर्स की मदद से भी देखा था। अब हमें क्या करना है, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहली फिगर बन जाएगी। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं लिखकर आपसे यहां पर बात करता हूं। नाउ देखिए जी क्या हुआ जी, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये मेरी नए मैट्रिक्स की, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहली आंसर आ गया। फिर मैंने इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरा आ गया 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। फिर मैंने इसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9। फिर मैंने सेकंड रो के साथ यही सलूक करना शुरू किया, 7 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 5, 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6, फिर 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 9।
फिर हमने अपनी थर्ड वाले कॉलम के साथ यही सलूक किया, 1 into 6 प्लस 6 into 7 प्लस 7 into 5, 1 into 2 plus 6 into 3 plus 7 into 6 and 1 into 1 plus 6 into 8 plus 7 into 9. सिंपली इसका आंसर ले लिया आपने, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई किया, ये एक डिजिट आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, ऐसे हमारे 9 एलिमेंट कंप्लीट आ गए। आप इसका आंसर अब ले लीजिए, सिंपली इनको ऐड करके यहां लिख दिया हमने। तो गौर करने की बात है, हम कह रहे थे जब हमने इसका कंफर्मेटिव टेस्ट लगाया 3 into 3 इज इक्वल टू 3 into 3, हमने कहा जी ये कंफर्मेटिव टेस्ट है और ये रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर है 3/3। तो गौर करें हमारे आंसर का ऑर्डर क्या है, 3/3 आ रहा है, आंसर 3/3 आ रहा है। सो इट्स ए सिंपल प्रोसेस। आगे चलेंगे हम, अभी सारा मैनुअल वर्किंग कर रहे हैं। कल जब आप आएंगे क्लास में तो आपने एक काम करना है, हमारा जो रिकमेंडेड कैलकुलेटर है वो है FX 991 ES प्लस। तो आप अपना रिकमेंडेड कैलकुलेटर अपने साथ लेकर आइएगा ताकि हम अब ये सारा काम अभी हम मैन्युअली सीख रहे हैं, कर रहे हैं, फिर हम इसे कैलकुलेटर के ऊपर करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो ICAP का रिकमेंडेड कैलकुलेटर है हम वही यूज कर सकते हैं एग्जाम में, कोई भी कैलकुलेटर लेकर नहीं जा सकते। तो जी हमें पता चल गया कि अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो ये सारा प्रोसेस हमारा कैसे हो रहा होगा। नाउ हम एक स्टेप और आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए, B एंड E, एंड लेट्स अज्यूम एग्जामिनर हमें कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट B मल्टीप्लाइड बाय E। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें? यस ऑब्वियसली हमें सबसे पहले कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कंफर्मेटिव टेस्ट। क्या ये आप एडिशन कर रहे हैं, क्या ये आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या ये आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो हमने कंफर्मेटिव टेस्ट लगाया जी, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3/1। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पता चला नहीं हो सकते, ठीक है। B इंटू E मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बिकॉज पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक की नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गई बात। ऐसे हमें प्रैक्टिकली पता चलेगा क्या कैलकुलेट हो सकता है, क्या कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो जी ये तो एक हमारा जरा थोड़ा सा प्रोसेस आ गया, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बातें पढ़ी थी। ये बड़ी आसान सी बातें हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपने पहले भी किया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ CA में ज़रा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई हम चीज़ों को ज़रा डिटेल में जाकर देखें। इसका मतलब ये हुआ आपने मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन पढ़ ली हुई है, एडिशन पढ़ ली हुई है, सब्ट्रैक्शन पढ़ ली हुई है। अब हम इसके साथ एक और मैट्रिसेस का एक हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट, एक नंबर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में तो हम सिर्फ ज़रा इसकी कैलकुलेशन को पढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या लिखा है जी, डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ सबसे पहली बात, एक टर्म यूज हो रही है
स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हों, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल क्या हो सकती है जी हमारे पास? 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5. These are all examples of square matrix. हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम आपस में बराबर हों। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। हम हमेशा पहले रो की बात कर रहे होते हैं और बाद में कॉलम की बात कर रहे होते हैं। R into C, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। वो तमाम मैट्रिसेस जिनकी रोज एंड कॉलम बराबर हैं, दीज आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इट्स ए स्केलर नंबर। ये एक नंबर की शक्ल में आएगा। इट माइट बी 0, इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी नेगेटिव। लेकिन ये शो क्या कर रहा है? पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है? हम अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी आज हम सारा का सारा जो फोकस है वो कंप्यूटेशन के ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड जो बात है वो इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने की बात हो रही है। हमारे सिलेबस में डिटर्मिनेंट दो तरह के मैट्रिसेस के हमने कैलकुलेट करने हैं। एक 2 by 2 का मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, एंड नेक्स्ट इज 3 by 3 का अगर कोई मैट्रिक्स हो तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना। तो स्टार्ट लेते हैं जी ऑब्वियसली 2 by 2 से। ये आपने किया हुआ है पहले, वो बच्चे जो मैट्रिक में भी मैथमेटिक्स पढ़ कर आए हैं उन्होंने भी किया हुआ। तो 2 by 2 का मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो हम डिटर्मिनेंट को एब्रीविएट ऐसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये लाइंस हमारी स्ट्रेट हो गई हैं, ये जो इसमें बेंड था, ब्रैकेट जो बनी हुई थी वो खत्म हो गई। स्ट्रेट लाइन से हम डिटर्मिनेंट को शो करते हैं। नाउ दिस शोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका बड़ा आसान तरीका है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 3 into 6. So it's 20 minus 18. So 2 is the determinant of this matrix. 2 is the determinant of this matrix. 2 by 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 by 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लिखिए जी, आप अपनी कॉपी पर लिखिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, 7 5 2 3। करें जी कैलकुलेट, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। शाबाश, कॉपी निकालिए, अपनी कॉपी पर कैलकुलेट कीजिए। अब आप नोटबुक आपने हमेशा साथ लेकर बैठना है। वीडियो लेक्चर्स को ऐसे कभी यूज नहीं करना कि आपने सोचा कि मैं वीडियो लेक्चर्स ले लेता हूं, ओके मैं बेड पे लेटा हुआ हूं, इस वक्त ले लेता हूं, ऐसे कर। हरगिज ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं ऐसा करना। लेकिन चलें, एक लिबर्टी आपको दे देते हैं। जब आप अपना ओरिजिनल लेक्चर ले रहे हैं, पहली मर्तबा ले रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने पास घर में। टेबल पर बैठिए, चेयर टेबल लगाकर बैठिए, अपनी नोटबुक साथ रखिए, अपना कैलकुलेटर साथ रखिए। अपने क्लास में जैसे आप नोट करते थे बिल्कुल उसी तरह नोट करें। लाइक आज लेक्चर नंबर 3 आपका हो रहा है, आपने इसको इसी एनवायरनमेंट में पूरा लेक्चर आपने सुन लिया। अब थोड़ी सी लिबर्टी क्रिएट कर देते हैं। चलें, जब आप इसको रिवाइज करने लगे, फिर हो सकता है आपके पास कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, आपने फिर भी इसको लगाकर सुन लिया, तो इसकी इफेक्टिवनेस का आपको फिर भी कुछ ना कुछ फायदा हो गया।
लेकिन फर्स्ट लेक्चर में कतन ऐसा हरगिज ना कीजिए कि आपके पास नोटबुक ना हो, कैलकुलेटर ना हो और आप सोच रहे हो कि मैं मूवी की तर्ज पे इस लेक्चर को देख लूंगा, तो हरगिज ऐसा ना कीजिएगा। तो जी आपके पास कॉपी है, शाबाश, निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? ऑब्वियसली कैसे लिखूंगा मैं? डिटर्मिनेंट 7 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट जीरो भी हो सकता है। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो भी हो सकता है। मसलन हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स सी आ गया जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स सी आ गया 5 4 10 2 and we want to calculate determinants of C. So determinant of C is equal to 5 into 4 minus 2 into 10, 20 minus 20 0. So determinant of C is 0. Similarly, it might be positive, it might be negative. अगर मैं इसी को यहां 3 कर दूं, लेट्स अज्यूम, तो ये यहां 30 आ जाएगा, तो इट माइट बिकम -10। तो अभी यही बात हम कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू है, कुछ भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। जीरो आने का एक खास मीनिंग है, आगे चलेंगे तो लेक्चर में अभी इसको टेकअप करेंगे। वो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वाली बात जो थी वो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन हम अभी फिलहाल उसको यहाँ टच नहीं कर रहे। मैंने ऐसे लफ्ज बोल दिया ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि जीरो मैट्रिक्स होने का एक खास मीनिंग है, लेकिन हम इसको एप्रोप्रिएट प्लेस पर जाकर डिस्कस करेंगे कि जीरो मैट्रिक्स का हमारा क्या मतलब है। 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अब हम अपने छोटे से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। अब यहां कुछ बच्चों के लिए ये एक नई बात आ रही है जिन्होंने एफएससी के अंदर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो आप थोड़ी तवज्जो करेंगे। ये मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स आ गया। 3x3 में इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। नाउ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले किसी एक रो का इंतखाब कर लेते हैं, किसी एक रो को चूज कर लेते हैं जिसकी मदद से हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है ना? मसलन मैंने कहा जी मैं इस रो से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है? मैंने इस 7 को लिखा। अब ये जो 7 है, आपको पता है ना, हर एलिमेंट का एक एड्रेस है। इसका एड्रेस क्या है? ये रो 1 में है और कॉलम 1 में है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम, रो 1 एंड कॉलम 1। अब हमने क्या किया? हमने अपनी आई साइड से, या अगर हमारे पास फिजिकल है तो हमने लाइन लगाकर, पेंसिल रखकर, हमने एज्यूम किया कि रो 1 एंड रो कॉलम कैंसिल हो गए हैं, ये यहां एग्जिस्ट नहीं करते। क्या किया हमने? रो 1 एंड कॉलम 1 को आपस में क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। जब हमने इसको कैंसिल किया तो बाकी एक 2x2 का मैट्रिक्स बच गया। इसे हम रेजिडुअल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं बाद दफा। इस मैट्रिक्स 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमें निकालना आता है ना, 2x2 का तो अभी हम सीख कर आए हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो अब हम क्या करते हैं? इस ब्रैकेट में अंदर इसका डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। क्या मतलब? 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6। दोबारा समझिए क्या हो।
क्या हुआ जी? हमने इस रो का इंतखाब किया था कि इस रो की मदद से हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। रो का जो पहला फिगर थी वो हमने लिख ली बाहर 7, फिर इस रो को और इस कॉलम को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। रिमेनिंग हमारे पास 4 डिजिट्स बनी, एक 4/4 का एक डिटर्मिनेंट बचा, एक मैट्रिक्स बचा 4/4 का, इसका डिटर्मिनेंट उठाकर यहां लिख दिया। फिर आगे चले, क्योंकि हम कहां से कैलकुलेट करें? रो से कैलकुलेट करें, रो, फर्स्ट रो। नाउ फर्स्ट रो का जो सेकंड वो है एंट्री है, अब ये पहली एंट्री फारिग हो गई, हम वापस अपने डिटर्मिनेंट पर वापस आ गए। अब हमने सेकंड एंट्री को पिक किया, इसके साथ मैंने यहां माइनस का साइन लगाया, ये मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने माइनस क्यों लगाया। यहां मैंने प्लस लिखा था और यहां मैं माइनस लिख रहा हूं। ये माइनस क्यों लिख रहे हैं इसके ऊपर अभी बात करते हैं। अब क्या करें जी? इसका एड्रेस मालूम करें। इसका एड्रेस क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम। इस एंट्री का एड्रेस क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब है अब इसको हमें क्या करना है? डिलीट करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। इसका मतलब है रो नंबर 1 पे लाइन लगा दें, ये कैंसिल हो गई। कॉलम नंबर 2 कैंसिल हो गया। अगेन दोबारा 4 एंट्रीज बचेंगी, एक 2/2 का मैट्रिक्स बचेगा, लेकिन अब वो 2/2 का मैट्रिक्स कौन सा बचा है? 8 1 3 5। इसकी मदद से डिटर्मिनेंट निकालिए। 8 × 5 - 1 × 3। बात क्लियर हो गई? क्या किया? क्योंकि 2 को बाहर लिखा है, इसकी रो और इसके कॉलम को कैंसिल किया, बाकी 4 एंट्रीज बची। 2 को बाहर लिखा और इन 4 का डिटर्मिनेंट लगाकर हमने यहां ब्रैकेट में लिख दिया आपके पास। क्लियर हो गई बात जी? नाउ अब ये वाली एंट्री भी हमारी फारिग हो गई, फिर हमारे पास मैट्रिक्स बच गया। अब मैट्रिक्स में हमारे पास इस रो को, क्योंकि हमने बुनियाद बनाया, इसको एंटरटेन कर लिया, इसको एंटरटेन कर लिया। अब इसकी बारी है, 3 की बारी है, तो हमने यहां मैंने प्लस लिखा है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैंने प्लस क्यों लिखा। इस पर प्लस लिखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखा होता, आपको पता है प्लस था, ये प्लस, फिर ये माइनस आया है, फिर प्लस आया। इसके साथ प्लस का साइन लगा था, इसके साथ माइनस का लगा था, इसके साथ प्लस का लगा। इसके ऊपर अलग से बात करते हैं। करना क्या है? कौन सी एंट्री आपने बाहर लिखी है? 3। 3 का एड्रेस क्या है? 1 3। इसका मतलब है 1 और 3 को क्या होना है? कैंसिल आउट होना है। फर्स्ट रो को कैंसिल करते हैं, फर्स्ट रो को कैंसिल करते हैं, थर्ड कॉलम को कैंसिल करते हैं, बाकी वही 4 एंट्रीज बची हैं यकीनन। 8 4 3 6। इसका डिटर्मिनेंट 8 × 6 - 4 × 3. So now you can simplify it. 7 × 20 - 6. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर ले लीजिए, तो ये आपका क्या शो कर रहा है? डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। क्या तरीका बना, क्या तरीका बना डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? यार एक मिनट तो रोको जरा। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे? हमने एक मैट्रिक्स को लिया और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का सोचा तो हमने चूज किसको किया? फर्स्ट रो को हमने चूज कर लिया। हमने कहा जी हम इस रो की मदद से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? हमने फर्स्ट रो को चूज कर लिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्या हुआ। कभी मैंने प्लस लिखा और कभी मैंने माइनस लिखा, ये क्या साइंस थी?
इस बात को समझने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक सादा तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स होगा ना, वो जब चल रहा होगा तो उसमें साइन का एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कहां से शुरू करना है? पैटर्न हमारा कैसे चल रहा है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक तो तरीका ये है कि हम इस पैटर्न को हमने याद रख लिया, ये प्लस से शुरू हो रहा है, तो असल में 7 के साथ प्लस क्यों आया था? इसकी वजह से। 2 के साथ माइनस क्यों आया था? इसकी वजह से। 3 के साथ फिर प्लस क्यों आया था? इसकी वजह से। तो हम इस पैटर्न को समझते हुए भी आगे चल सकते हैं, पैटर्न को अंडरस्टैंड करके हम आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर वाई, ये प्लस क्यों लिखा हुआ है? इसका मैथमेटिकल रीजन क्या है? आपने इसको प्लस क्यों लिखा है, इसको माइनस क्यों लिखा है, इसको माइनस क्यों लिखा है? अगर हम इसको एलेबोरेट करना चाहें तो इसकी रीजन ये है, जैसे हमने यहां समझा था कि हर एंट्री का एक एड्रेस है। इसका एड्रेस क्या है? 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। हमारे एड्रेस आ रहे थे, पोजीशंस आ रही थी। इस साइन का ताल्लुक इस पोजीशनिंग के साथ है। हुआ क्या? इसका उसूल क्या है? इस पैटर्न का रूल क्या है? हमने क्या किया? -1 की पावर ले ली रो प्लस कॉलम, उसकी पोजीशन। समझे बस इस बात को, अगर हम इसे अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो। मसलन पहले इसमें क्या हुआ? 1 + 1 -1 की पावर इवन नंबर। आपको मालूम है कि इवन नंबर जब भी हम माइनस साइन की लेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, इसीलिए ये फिगर पॉजिटिव आ गई। जब हम आगे चले, यहां आए तो -1 की पावर 2 + 1 3। ऑड पावर आई तो ये नेगेटिव हो गई। अब अगले वाली को देखिए, -1 पावर 4 इवन, तो फिर पॉजिटिव हो। तो बेसिकली इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड से भी आप याद रख सकते हैं क्या साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो ये डिफाइन करेगा। मसलन 2 + 3 5 ऑड, नेगेटिव आएगा। देखिए नेगेटिव आ रहा है। 3 + 1 4 इवन, देखिए पॉजिटिव आ रहा है। 3 + 2 5 ऑड, देखिए नेगेटिव आ रहा है। 2 + 1 3, देखिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? 1 + 1 इवन, 1 + 2 ऑड। तो ये 4 पोजीशन नेगेटिव की है, बाकी 5 पोजीशन पॉजिटिव की है। देखिए इधर भी देखिए, ये 4 फिगर नेगेटिव आ रही हैं और बाकी तमाम फिगर पॉजिटिव आ रही। तो आप किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हैं, ये इसकी पोजीशन। इसको बाज़ जगहों पर, बाज़ बुक्स के अंदर इसको हम डायमंड रूल भी कहते हैं। ये डायमंड कट बन गया कि जो डायमंड पोजीशन पर है वो नेगेटिव है, बाकी सारी की सारी पॉजिटिव है। किसी भी लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने कहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव पर अलग से बात करते हैं, तो वो बात हमने यहां पर कर ली। अब जी बच्चे, अब हम एक नया मैट्रिक्स लिखा है हमने, 7 2 3 1 6 4 8 3 5। इससे पहले यहां तक पहुंचने से पहले आपको पैटर्न समझ आ गया, साइन की साइंस समझ आ गई। एक बात और समझ आ गई आपको, जिसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। मैं इस फर्स्ट रो से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। अगर इस रो से निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 by 1 उसी तरह चलूंगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें।
चले मैं आपको कर देता हूं। फर्स्ट रो पहली फिगर कहां पड़ी है, इवन पे ऑड पे, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, यहां भी प्लस माइनस प्लस, बस एक रो की हमें चाहिए होगी, जिस रो को पकड़ेंगे उसकी पोजीशन चाहिए होगी। लेकिन वैसे अगर मैं लिखूं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही 4 फिगर हमारी माइनस पर पड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके चलिए जी, अब हमने क्या किया जी, हम डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, कैसे, फर्स्ट रो से। तो 7 क्या है यहां पर, प्लस है ना, प्लस 7 इंटू क्या करूं, क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल आउट करें, तो 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, फिर -2, नेगेटिव की समझ आ गई ना अब हमें। ओके तो फिर कैंसिल क्या होगा, अब ये रो और ये कॉलम, तो 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 8, फिर प्लस 3, कैंसिल क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा फिर 1 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 8। इसका आंसर लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। लेकिन अभी मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया दोबारा पहली रो से, लेकिन मैंने एक लफ्ज बोला, मैंने एक रूल दिया आपको कि डिटर्मिनेंट कहीं से भी कैलकुलेट हो सकता है। नाउ लेट्स अज्यूम वी वांट टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विद द सेकंड रो। बस मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इस रो से चलना है तो इस रो के साइन क्या आ रहे हैं वही दोनों को ऐड करके, या वैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही पैटर्न जिसको हम कह रहे हैं, दैट्स इट। अब मैं क्या करूं, मैंने बाहर क्या लिखना है 1, लेकिन -1 इंटू के लिए क्या करूं मैं, वही कैंसिल आउट की थ्योरी लगाऊं, ये वाली रो कैंसिल, सेकंड रो कैंसिल, तवज्जो करें, सेकंड वाली रो कैंसिल, कॉलम कौन सा कैंसिल, फर्स्ट वाला कॉलम कैंसिल, तो पीछे क्या बचा फिर 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है ना। फिर बाहर क्या लिखूं, +6, प्लस क्यों आ रहा है, ये बात अब हमें समझ आ गई है। कैंसिल क्या करूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फिर पीछे क्या बचा 7 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, फिर क्या करें, बाहर क्या लिखूं -4 इंटू क्या कैंसिल हो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 7 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 8। इसका आंसर लें तो देखें पहले वाला ही आंसर आ गया है। इसका मतलब है ये बात नई है आप लोगों के लिए, हम फर्स्ट रो से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे, सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे, और मजे की बात यह है कि हम थर्ड रो से भी मैट्रिसेस निकाल सकते हैं, लेकिन जिस रो से डिटर्मिनेंट निकालना है उस रो का साइन आपको पैटर्न देखना है। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पैटर्न वही ऐड करके, इवन ऑड, डायमंड रूल, 3 में से कोई एक बात आपको समझ आए वहां से आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। इसका मतलब है क्या लिखूं फिर, +8 इंटू क्या करूं, थर्ड रो को कैंसिल करूं, ओके, और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करूं, तो फिर क्या बचा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6, फिर क्या लिखूं -3 इंटू क्या कैंसिल करें जी,
थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचा 7 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू क्या कैंसिल करें, थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 1। तो आप जरा तवज्जो कीजिए, जरा फोकस कीजिए, तीनों डिटर्मिनेंट सेम आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा, तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। हमें किस चीज का ख्याल करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालते हुए 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए हमें अंडरस्टैंड करना है। हमने किसी एक रो को चूज कर लिया, अगरचे आप एग्जाम में हमेशा 1 को ही चूज कर लेंगे, हम क्यों 2 और 3 पे जाएं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम ये बात करें। तो किसी रो को चूज किया, फिर कॉमन रो कॉमन उसको कैंसिल किया, एक चीज का ख्याल किया, पैटर्न प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 4 एंट्रीज हमारी कहां पड़ी हैं, नेगेटिव साइन पर पड़ी है, और बाकी 5 हमारी पॉजिटिव साइन पर। ये जो साइन आ रहा है ये वो पैटर्न आ रहा है, देखिए प्लस माइनस प्लस, वो पहली माइनस प्लस माइनस, वही पैटर्न आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, वही पैटर्न आ रहा है। और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए, ये जो अंदर वाला साइन है इसका ताल्लुक हमारे पैटर्न से नहीं था, ये हर मर्तबा माइनस ही आ रहा था, क्योंकि जो हमने अंदर लिखा हुआ है ये तो जो 2/2 का रेजिडुअल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है ना, 2/2 में तो हमने इस पैटर्न की बात ही नहीं की। इस नेगेटिव साइन को कंफ्यूज नहीं कर लेना अपने पैटर्न के साथ। पैटर्न कहां अप्लाई हो रहा है, इस बाहर वाले साइन के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहां पैटर्न लग रहा है। ये जो जगह है माइनस 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 माइनस, इसका पैटर्न से कोई ताल्लुक नहीं। तो आई होप कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम 3/3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2/2 के मैट्रिक्स को का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप एक मर्तबा एक मैट्रिक्स को पूरा अनफोल्ड कर लें। मैंने अभी 3 रोज से कैलकुलेट किया, आप चाहें तो 3 कॉलम से भी कैलकुलेट करें, आप जैसे भी कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट यही आ रहा होगा। 3/3 के मैट्रिक का मैनुअल तरीके से डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपने क्या करना है जी, कल के लेक्चर से पहले आपने अपना कैलकुलेटर परचेज जरूर कर लेना है। ऑब्वियसली आपने पहले से किया हुआ होगा, अगर नहीं भी किया हुआ तो 991 ES प्लस, ये कैसियो का ये कैलकुलेटर है, आप इसको परचेज कर लीजिए ताकि हम इसके सारा काम फिर कैलकुलेटर की मदद से भी करना सीखें, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में आप कैलकुलेटर के साथ आएंगे। आई होप कि आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह ताला, और लर्निंग के इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करेंगे। सीए में हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, आपकी रेगुलरिटी रिक्वायर्ड है, आपकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। ये प्रोफेशन मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। सारी चीज़ें वही छोटी छोटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ताकि आप इस प्रोफेशन में फर्दर आगे चल सकें और ये साबित कर सकें कि वो जो लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।